आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमएस केसरी पब्लिकेशन द्वारा इंटरव्यू का सत्र रखा जाता है, जिसमें हम लोग देश भर के साहित्यकारों को आमंत्रित करते हैं। इस बार के इंटरव्यू के सत्र में एक ऐसी लेखिका हमारे बीच आई हैं, जिनका जीवन परिचय, साथ ही साथ साहित्यिक परिचय जानकर आप सभी को बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए, बिना समय गवाए वाराणसी से लेखिका रंजना पांडे जी का स्वागत करते हैं। आदरणीय, आपका मंच पे नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत आभार आपका। और जो भी गुणीजन, सुधीजन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को बहुत-बहुत प्रणाम और अभिनंदन, अभिवादन। स्वागत है मैम और आपको हमारे इस मंच पे। तो चलिए, बिना समय गवाए इनका परिचय इन्हीं से जानते हैं। तो आदरणीय, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। धन्यवाद। पहले तो मैं आप सभी को अ, विश्व हिंदी दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। आज 10 जनवरी है और 10 जनवरी हमारे देश में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 10 जनवरी 1949 को 49 को ये भारत में राजभाषा के रूप में इसे मान्यता मिली थी और इंदिरा गांधी ने 1975 में इसे एक सम्मेलन किया था, हिंदी दिवस पे एक सम्मेलन किया था, जिसमें 30 देश शामिल हुए थे। और इस अवसर पर अब दुनिया भर में जो भी भारत के दूतावास हैं, उन सभी दूतावासों में एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो आज के दिन तो ये कह ही सकती हूँ कि आइए एक बार हम लोग फिर से प्रण प्रण करें, प्रतिज्ञा करें कि हम अपने बोलचाल में, अपने लेखन में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने का पूरा-पूरा प्रयास करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं अपना परिचय शुरू करती हूँ। जैसा कि आपको मुस्कान केसरी जी ने बता ही दिया है कि मेरा नाम रंजना पांडे, मुक्ता मेरा उपनाम है और मैं मिर्ज़ापुर वाराणसी से हूँ। मैं मिर्ज़ापुर वाराणसी इसलिए लिखती हूँ कि मिर्ज़ापुर मेरा ससुराल है और वाराणसी मेरा मायका है। इसलिए मैं दोनों में सामंजस्य स्थापित करती हूँ और मैं इसलिए क्योंकि मैं दोनों जगह की हूँ। वाह! और बहुत ही बस बहुत ही मेरे शानदार पिताजी परिचय मैम। और रंजना पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने अपने परिचय में बताया है कि मुक्ता आपका उपनाम है, तो यह आपका उपनाम किसने दिया था आपको, जो आप अपने नाम के साथ जोड़कर हमेशा लिखती हैं? ऐसा ये उपनाम तो मेरे बच्चों ने मुझे दिया था। अच्छा। मुझे मैं पहले रंजना पांडे के नाम से 1-2 अपनी रचनाएँ मैं लिखी, लेकिन बच्चों ने कहा कि जैसा कि आजकल की युवा पीढ़ी ये जानती है कि आप अपना एक उपनाम रखिए, जिससे कि आपको लोग जानेंगे, क्योंकि रंजना पांडे ऐसे भी बहुत होंगे। और रंजना पांडे मुक्ता एक अपना अलग रखिए, जिससे कि और लोग आपको मुक्ता के नाम से भी जानेंगे। तो ये एक तरह से कहा जा सके कि मेरा ये मुक्ता नाम मेरे बच्चों का दिया हुआ है। बहुत ही शानदार। वो कहा जाता है ना कि समय के साथ हर कोई आपका शिक्षक बन सकता है और आपको शिक्षा दे सकते हैं। बिल्कुल, तो आपके बिल्कुल। नाम पे इतनी प्यारी जो मुक्ता आपका उपनाम जोड़ा गया है, वो आपके बच्चों के द्वारा। तो चलिए, हाँ, इसी बिल्कुल। बीच हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि मिर्जापुर और वाराणसी दोनों जगह से आपका ताल्लुक है, क्योंकि एक जगह आपका मायका है तो एक जगह ससुराल। दूसरी तो जगह दोनों ससुराल जगह है। की खासियत आप हमारे दर्शकों को दें। देखिए, दोनों जगह किसी से कोई इससे न तो कोई काशी से अनजान है और न ही कोई मिर्ज़ापुर से अनजान है। क्योंकि काशी तो काशी के बारे में कुछ भी कहा जाए वो कम है। हमारे काशी में एक बार आप आइए, तो जैसा आप तो आ चुकी हैं, मैं और अन्य लोगों के लिए कह रही हूँ
यहाँ हमारे विश्वनाथ जी विराजते हैं, संकट मोचन यहाँ बजरंगबली हैं, विराजते हैं। और यहाँ विश्वनाथ जी के, भोले बाबा के अनेक रूप हैं। जैसे शूलटकेश्वर बाबा हैं और काल भैरव हैं और मतलब इस तरह से तिलभांडेश्वर हैं। बनारस में शंकर जी के ही कई बहुत सारे रूप हैं। और इधर आइए अगर मिर्जापुर में, तो पहले तो एक चीज मैं आप लोगों से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि एक वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर, बिल्कुल। जो कि बिल्कुल मिर्जापुर के अपोजिट है। ऐसा हमारा अच्छा। मिर्जापुर नहीं है। जैसा उसमें दिखाया गया था, वो सिर्फ पर्दे पर का मिर्जापुर है और असलियत में मिर्जापुर ऐसा 1% भी नहीं है। और मिर्जापुर में ही विंध्य पर्वत है, जहां माँ विंध्यवासिनी विराजती हैं, और दुर्गा खो भी वही है। अब तो मेडिकल कॉलेज भी बन गया है। और हाँ, बनारस में सबसे बड़ी विशेषता यहाँ बीएचयू है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहां से अनेकों जगह से बहुत दूर दूर से लोग अपना इलाज कराने आते हैं, जो हमारे मालवीय जी द्वारा स्थापित किया गया है, मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित किया गया है। और इस तरह से अभी बनारस में बहुत सारी जगह ऐसी हैं। अगर आप कहेंगी तो एक रचना मेरी है अद्भुत काशी पे, तो मैं चलते चलते आपको सुनाती रहूंगी। अपनी रचना भी आपको जरूर सुनाऊंगी। आगे आप पूछती जी। रहिए, फिर मैं अपनी रचना भी आपको सुनाऊंगी। आप उससे मेरे साथ बनारस की पूरी यात्रा कर लेंगे। मेरी उस एक रचना में मैं आपको अपने शब्दों और पंक्तियों के साथ पूरे बनारस का सैर कराऊंगी, पूरे बनारस की सैर कराऊंगी, घाट से लेके बाजार तक की। अरे जी। तो देरी किस बात की है मैम, स्वागत है आपका। आप अपनी पहली रचना प्रस्तुत करें, जिसके माध्यम से हमें और हमारे दर्शकों को पूरी वाराणसी की भ्रमण हो जाए। अच्छा, एक मिनट, उसको थोड़ा मुझे ढूंढना पड़ेगा सबसे। अच्छा, कोई बात नहीं। ये तो होता ही है साहित्यकारों के साथ, क्योंकि साहित्यकार इतनी रचनाएँ लिखते हैं दिन भर में, इतने भाव उनके पास रहते हैं कि उनकी गैलरी हो या फिर मैसेंजर हो या व्हाट्सएप हो, वो आपको भरा पड़ा मिलेगा। तो जब नहीं, उन्हें अभी कविता मिल नहीं सुनाने की बारी कह जाती है, तो वो खोजने लगते हैं। तो चलिए, नहीं, बस। इस खोजने के सत्र में भी रंजना जी ने उस रचना को खोज लिया है और चलिए अब हम हाँ, लोग भ्रमण करते हैं। तो स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए, अपने पंक्तियों द्वारा अपने साथ में आप लोगों को काफी की सैर कराती हूँ। मैं बीच बीच में बताती भी जाऊंगी। आइए। अद्भुत काशी है अविनाशी, तीनों लोक से न्यारी। अद्भुत काशी है अविनाशी, तीनों लोक से न्यारी। सजे हर घाट काशी के, मणिकर्णिका हो या अस्सी। जैसा कि एक घाट मणिकर्णिका है और 80 घाट भी है। 80 घाट लोग घूमने जाते हैं। और मणिकर्णिका बिल्कुल। घाट पे सभी जानते हैं दाह संस्कार होता है। हुँ। सजे हर घाट काशी के, मणिकर्णिका हो यासी। स्वयंभू है यहाँ शंभु, अनेकों नाम त्रिपुरारी। करे बहुत सुंदर। कर बद्ध भोले का पूजन यहाँ धर्म अधिकारी। बसे हैं काल भैरव भी, बहुत नगर सुंदर। के हैं सजग प्रहरी। जैसा कि ये कहा जाता है कि जो काल भैरव हैं, इनको कोतवाल भी कहा जाता है, कोतवाल जी कहा जाता है इनको। ऐसा बनारस में ये मान्यता है काशी में कि जो काशी में बसने के लिए आता है, तो वो पहले कोतवाल जी का दर्शन करता है। जो यहाँ अच्छा। पर स्थायी रूप से रहने के लिए आता है, उसे कोतवाल जी का दर्शन अनिवार्य है कि अच्छा। आप उनकी आज्ञा लीजिए उनकी काशी में रहने के लिए। अच्छा, बहुत हाँ। बेहतरीन। बसे हैं काल भैरव भी, नगर के हैं सजग प्रहरी। अनेकों नाम भोले के, जपो शंभु यसूल पाड़ी। घिरी काशी 3 नदियों से, गंग वरुणा और अस्सी।
जैसा कि माना जाता है ना कि हमारी काशी 3 नदियों से घिरी हुई है। एक अस्सी नदी है, एक वरुणा नदी है और एक गंगा नदी है। तो अब तो हुँ, एक तरह से कहा जाए तो अब वरुणा और अस्सी जो है, ये वरुणा और अस्सी अब नाला के रूप में रह गया है। अच्छा, और माँ गंगा मोक्षदायिनी है, तारती संकट भी हरती। अब यहाँ से चलते हैं हम काशी के भ्रमण पे। अब हम अच्छा, आपको चौक में ले चलते हैं, मेन चौक में ले चल के, चौक के मध्य से अब पूरी काशी के चारों दिशाओं में देखिए, एक दिशा अर्थ को जाती है, एक दिशा मोक्ष को जाती है, एक दिशा व्यापार की तरफ, वही अर्थ, एक दिशा जो है भगवान भोलेनाथ की तरफ जाती है और एक दिशा अच्छा, विलास की तरफ जाती है, जो कि दालमंडी कहा जाता है। अच्छा, चौक बहुत स्थित है मध्य में, जानते सब काशीवासी। चौक से दक्षिण में बसते हमारे भोले भंडारी। ये जो विश्वनाथ जी की नई मंदिर बनी हुई है, पुरानी ही मंदिर, विश्वनाथ भोले बाबा की जो मंदिर बनी हुई है, नया कॉरिडोर जो बना है, ये हमारे चौक के दक्षिण दिशा में है। चौक से दक्षिण में बसते हमारे भोले भंडारी। चले व्यापार उत्तर से, नाम जिसका विशेश्वरगंज। ये व्यापार जहां से चलता है उस जगह का नाम विशेश्वरगंज है, जो कि उत्तर दिशा में स्थित है। अच्छा, बसी पश्चिम में दाल मंडी, अनेकों इसके रंग और रूप। दूर हो मोह माया से, लोग रुख करते बनारस का। हो जाता मन है बैरागी, जो देखे घाट मणिकर्णिका। चौर चौक से राह जाती, चार निकलती चारों दिशाओं में। एक तो धर्म को जाती, दूजी है मोक्ष दिलवाती। तीसरी अर्थ दर्शाती, तो भोग तक चौथी है जाति। महत हम कितना बतलाएं हमारे शहर बनारस का। बसी यहाँ देवियां भी हैं, शीतला और अन्नपूर्णा। यहाँ देवियां भी विराजती हैं, शीतला माता भी हैं और अन्नपूर्णा देवी भी हैं। शहर से दक्षिण में स्थित है मंदिर भी वीर हनुमत का। मारुति संकट मोचन है, बोलो जय हो बजरंगी। मंदिर माँ भारती की है और धम्ब स्तुत भी स्थित। यहाँ पे भारत माता की भी मंदिर है। अच्छा, और सारनाथ में अगर आप जाएंगे तो वहां बौद्ध धर्म को दर्शाती धम्ब स्तूप भी स्थित है। सारनाथ में पूरा वहां बौद्ध धर्म का ही है, बौद्ध अच्छा, मंदिर भी है, वहां पे धम्ब स्तूप भी स्थित है। अच्छा, विश्व में क्या ख्याति प्राप्त है, तपोभूमि महामना की। जानते हैं इसे सब लोग, जिसका नाम BSU। अद्भुत काशी है अविनाशी, तीनों लोक से न्यारी। ये मेरी रचना थी, थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन अगर आपको नहीं, नहीं, बनारस बिल्कुल नहीं। आदरणीय, मैं और हमारे दर्शक आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग यहाँ से हैं जो कि वाराणसी कभी नहीं गए हैं और आपकी एक रचना से काफ़ी कुछ जानकारी हुई। मैं भी वाराणसी गई हूँ, मगर मुझे इतनी जी जानकारी नहीं थी, जो आपके एक रचना से हमें पता चला, तो इसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये मंच का कह सकते हैं कि बहुत गर्व का क्षण है कि हमारे पास आप जैसी लेखिका है, जो हमें अपनी एक अरे रचना बहुत के बहुत माध्यम से वाराणसी का भ्रमण करा दी। तो बहुत चलिए बहुत इस आभार। सत्र में थोड़ी और बातें करते हैं रंजना मैम से और अब उन्हें जानते हैं कि जैसा कि एक लड़की का आम जीवन होता है कि वो मायके में पली बढ़ती हैं, उसके बाद उसकी शादी होती है और वो ससुराल में आती है और एक नए अध्याय शुरू करती है अपने जीवन का बच्चों के बीच। तो आपका मायके से लेके ससुराल के बीच तक का सफर कैसा जी रहा है और किस समय में आपने साहित्य के क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा? जी जी। तो मैं
मायके से शुरुआत करती हूँ, जैसा कि आपने पूछा, तो बिल्कुल। मायके में ऐसा मेरे पिताजी एक्सियन सिंचाई विभाग में एक्सियन पद पे कार्यरत थे, तो मेरी शिक्षा भी ऐसे ही अलग-अलग जगहों पे हुई, क्योंकि हर तीसरे साल ट्रांसफर होता था और अच्छा, मैं अपने भाई-बहनों में तीसरे नंबर पे हूँ, मैं 4 भाई-बहन हूँ और 2 बहनें और 2 भाई और मैं हुँ, तीसरे नंबर पे हूँ हुँ, और हुँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं अपने के यहाँ से तो मैं 20 साल में मेरी शादी हो गई थी, उस समय मैं बीए सेकंड ईयर में थी। थर्ड ईयर अच्छा, का एग्ज़ाम मैं यहाँ से जाने के बाद दी हूँ और अच्छा, मेरी माताजी एक कुशल गृहिणी हैं और यहाँ पे मेरी माताजी भी बहुत कुशल गृहिणी थी। मेरी सासू माँ हैं अभी अच्छा। फिलहाल और अब मैं शिक्षा के बारे में बताऊँ तो शिक्षा के बारे में मैं अपने के यहाँ से तो बताई मैं कि द्वितीय साल में यहाँ आ गई थी और तीसरे साल का मैं यहाँ से जाकर पेपर दी। इसके बाद मेरे अच्छा, पढ़ाई में बहुत गैप आया, पर मुझे कहीं न कहीं ये बात सालती थी कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हूँ। मेरी बहुत अच्छा, इच्छा थी पोस्ट ग्रेजुएशन की और मेरी शादी श्रीधर पांडे जी से हुई, जो कि फ़ेसबुक पटल पे श्रीधर कृष्णार्थ के नाम से हैं और वो बहुत ही सरल और बड़े ही सहज और बहुत मदद करने वाले व्यक्ति हैं और उन्हीं का ये आप समझिए कि उन्हीं की देन है कि मैं साहित्य में जो है कदम रख पाई या ये कहिए अच्छा। कि मैं उनको परेशान करती थी कि आप क्या अकेले लिखते रहते हैं और मेरा कुछ नहीं हो पाता, मैं अकेले जैसे ऐसा होता है आमतौर पे कि जो लेखक हुँ, हैं हुँ, वो अपने आप में रहते हैं। ये हुँ, चीज़ मुझे अब महसूस होती है कि बिल्कुल। जो जैसे चुपचाप बैठ के वो लिखते रहते थे और मैं बगल में बैठी कितनी देर मोबाइल देखूँ। तो वो कहते रहते थे हमेशा कि जो भी आपके मन में आ रहा है, वो हुँ, आप एक पन्ने पे या मोबाइल पे ही जो भी तुम्हारे मन में लाइन आ रही हैं, उसको उकेरती चलो। तो मैं वैसा ही करती थी और पढ़ाई के लिए आप कहिए मैं 15 साल बाद अपने पति के ही प्रोत्साहन से मैंने 1-2 बार इच्छा ज़ाहिर करी, फिर लेकिन इसके बाद मुझे ये लगा कि अ, ग्रेजुएशन के बाद 15-16 साल बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की और अच्छा, जिसमें बहुत मदद मेरे पति महोदय ने किया। उन्हीं के उत्साहित करने से मैं मुझे तो बहुत शर्म लगती थी कि मैं अगर जाऊँगी, तो लोग कहेंगे कि अब इस उम्र में ये आई हैं, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा होता है क्योंकि मैं गाँव बिल्कुल, में रहती हूँ। तो बिल्कुल, लेकिन इन्होंने कहा देखो किसी के कहने का मत लो और तुम्हें अगर क्या करना है, तो तुम करो। मेरी भी बहुत बहुत इच्छा थी, सो मैं मध्यकालीन इतिहास से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया 2012 में और फिर इसके बाद अभी भी मेरा अब वो हर इच्छा पता नहीं पूरा हो पाएगा कि नहीं। मेरी अभी इच्छा है डॉक्टरेट करने की, पीएचडी करने की। तो अच्छा, अभी भी मेरे पति और मेरे बच्चे बराबर मेरे पीछे पड़े हैं कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आप अभी भी कर सकती हैं। तो देखिए, हर चीज़ का समय निश्चित है, जब वो समय होगा, तभी मैं कर पाऊँगी और अभी मेरा लेखन जैसा कि आपने पूछा कि आपने कब से लिखना शुरू किया? तो बिल्कुल, अभी मेरा लेखन एक तरह से सोचिए तो शैशवावस्था में है। अच्छा, अभी मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि हमारे समझ से तो ये कोई भी नहीं कह सकता कि मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ या गई हूँ, जहाँ तक मुझे पहुँचना था। क्योंकि जिस दिन बिल्कुल, ये हम कह देंगे कि मैंने वो चीज़ पा लिया, उस दिन शायद ये मेरा विचार है कि फिर शायद हम लिख नहीं सकेंगे। हुँ, क्योंकि एक मुकाम पाने के बाद, जैसा कि हम कहते हैं कि यहाँ तक हमें पहुँचना है, अगर हम वहाँ तक पहुँच जाएँगे, तो शायद स्पीड कम हो जाए या फिर हम लिख ही ना पाएँ। मंजिल ही मेरी अगर मिल गई तो फिर आगे जाने का क्या फ़ायदा? तो अभी मैं बिल्कुल, 2024 से लिखना शुरू करी हूँ। उसके पहले बस अच्छा, ऐसे ही लिखती थी और पढ़ती थी तो लिखना तो अभी मैं शुरू करी हूँ।
लेकिन बहुत ही बहुत अच्छा, ही प्यारा, बहुत ही बहुत अच्छी ही है। बेहतरीन। नहीं, नहीं, आप बोलते रहिए मैम, आप इतना अच्छा बोल रही हैं और इतने बेहतरीन तरीके से। और वाक़ई एक लड़की के जीवन में एक पिता और एक पति का एक अलग ही महत्व होता है। मायके सही, में पिता के साये में बेटियाँ एकदम आज़ाद पंछी की तरह उड़ती हैं बिल्कुल। और भगवान की दया से आपको ऐसा ही ससुराल मिला है और ऐसे ही पति मिले हाँ, हैं कि उनके छाये में आप बिल्कुल आज़ाद होके उड़ सकती हैं और उन्हीं के मतलब हम तो कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा बात है कि इस आदरणीय ने आपको इतना प्रेरित किया और आप साहित्य में अपना योगदान देने के लिए जी, आगे जी। आईं और आप 2024 से लिख रही हैं। आपकी एक रचना तो हम सुन चुके हैं, हम चाहेंगे एक और जी, गीत आप प्रस्तुत कर दें हमारे दर्शकों के बीच। तो काफ़ी 2 अच्छा मिनट। लगेगा सभी को। तो जैसा कि अभी रंजना मैम से हम लोग बहुत बातें करने वाले हैं, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करते रहें और अपने सवाल भी कमेंट कर सकते हैं ताकि रंजना मैम उनके उत्तर भी दे सकें। और जैसा कि आप सभी को बताया कि भई अभी इनको 1 साल भी नहीं हुआ है लगभग और वो इतनी अच्छी प्रस्तुति दे रही हैं। तो चलिए अब बिना समय गँवाए इनकी गीत को सुनते हैं। रंजना मैम, आपका पुनः स्वागत है। जी, आप अपनी गीत प्रस्तुत करें। जी, बिल्कुल। ये गीत मैं सुना चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं इसे सुना रही हूँ क्योंकि ये अ, मेरे गाँव को दर्शाता है और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं गाँव में रहती हूँ और मैं अपने गाँव को ज़रूर हर जगह व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मुझे अरे कोई वाह! शर्म नहीं है कि मैं गाँव में रहती हूँ। मेरा गाँव बहुत ही समृद्ध गाँव है और अच्छा। गंगा किनारे मेरा गाँव है, तो ये मैं प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के सामने। अगर बिल्कुल, स्वागत है मैम। अति उत्साह में कुछ गलती हो जा रही है, तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। अरे नहीं मैम, अब स्वागत है आपकी, अब सुनाएँ। करो सम्मान गंगा का, पतित पावन निर्झरी है। बचा लो वन और उपवन, संपदा ये निराले हैं। स्वच्छ रखो गाँव गंगा, ये जीवन का सहारा है। प्रकृति ने हमें सौंपा, इसे हमको बढ़ाना है। करो रक्षा तुम गाँवों की, इनसे नाता पुराना है। जैसा कि गाँव, गंगा, गाय, इसी से अपना गाँव समृद्ध होता है। बिल्कुल, आप गाँव में देखेंगे, हर घर के सामने एक गाय बंधी होती है हाँ, ये और ख़ासियत तो है। उस घर को हम समृद्धशाली मानते हैं। अच्छा, करो रक्षा तुम गायों की, इनसे नाता पुराना है। पुराने पेड़ों के छाए आज भी मन को है भाए। गाँव के चौपालों की भी याद अक्सर हम सहेजे मिलजुल कर आओ। खेत खलिहानों की बातें बड़ी सुरमई सी लगती है। स्वच्छ तालाबों को कर दे हमारी जिम्मेदारी है। कुओं को फिर करे सिंचित, पनघटों को करें गुलजार। करो सम्मान गंगा का, पतित पावन निर्झरी है। सांझ ढलती जब गाँव में, गजब सा सुकून छा जाए। आप देखिए गांव और शहर में कि शाम में बहुत अंतर होता है। आप शहर में अगर हैं, महानगरों में हैं, तो आपको शाम का पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप गाँव में हैं ना, तो अगर दिन ढल रहा है, शाम हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि बहुत शांति और सुकून छा जाता है गाँव में। तो कुछ अच्छा, उसी का वर्णन है।
सांझ ढलती जब गाँव में गजब सा सुकून छा जाए, पक्षियों के चहकने से, चौपायों के घंटियों से उभरते स्वर जो लगते हैं मधुर, संगीत छेड़ा है, करो सम्मान गंगा का, पतित पावन निर्झरी है। और अब ये जैसा मैंने बताया कि गंगा के किनारे का मेरा गांव है, तो अब गंगा किनारे बैठ के शाम और सुबह का दृश्य मैं सुनाती हूँ। दिखा तो नहीं सकती पर सुनाती हूँ, कभी आप देखिएगा तो मुझे याद करिएगा। बैठ गंगा किनारे तुम गुजारो शाम और सुबह, गजब वो दृश्य होता है भास्कर जब निकलते हैं सुनहरे वो नजारे भी, रवि जब ढलते जाते हैं घनेरी रात के ही बाद, तो फिर सुबह आती है, करो सम्मान गंगा का, पतित पावन निर्झरी है। बहुत बहुत अरे धन्यवाद। वाह! बहुत ही बेहतरीन, लग ही नहीं रहा है कि आप पिछले वर्ष ही शुरू की हैं और इतनी बेहतरीन रचना कि हम सभी सोच रहे हैं कि ये कभी अंत ही ना हो और आप ऐसे ही रचनाएँ सुनाते रहें। तो बहुत ही बहुत बहुत बेहतरीन, धन्यवाद। बहुत भगवान आपको बहुत माँ सरस्वती इसी तरह आशीर्वाद देते रहें और आप इतनी ही बेहतरीन रचना लिखते रहें। तो आप चलिए इस क्रम में हम आगे नेटवर्क की बढ़ते वजह हैं। से आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, बिल्कुल। अभी आ रही है मैम? मैम आप इतनी बेहतरीन रचनाएँ सुना रही हैं, तो जैसा कि आपने बताया हमें कि आपके पति ने आपको प्रेरित किया तो आप साहित्य में आईं। तो साहित्य से जी, पहले और साहित्य के बाद आप किन्हें अपना प्रेरणा मानती हैं और उनकी पुस्तक किनकी पुस्तकों को ज़्यादातर पढ़ती हैं? तो देखिए प्रेरणा स्रोत तो मेरी हालाँकि लिखने का तो जब वो हुआ जब लिखने लगी, तब तो एक तरह से प्रेरणा मैं अपने पति को ही मानूँगी। लेकिन मैं शुरू से महादेवी वर्मा जी को बहुत पसंद करती थी और पढ़ती तो मैं शुरू से साहित्य तो मैं शुरू से पढ़ती थी। और जैसे होता है ना खाली टाइम में अपना किताब पढ़ना, तो वो तो मैं शुरू से पढ़ती थी। और इसमें मैं एक तो पढ़ती थी शरत चंद्र को, और फिर मैंने साहित्य में मायके में मेरा हालाँकि बहुत पढ़ने का नहीं था, साहित्य के प्रति किसी का भी रुझान नहीं था, माता-पिता किसी का भी नहीं। थोड़ा बहुत मैं पढ़ती थी, लेकिन मेरे यहाँ ससुराल आने पर मेरी सासू माँ हैं और उनका बहुत रुझान साहित्य के प्रति। वो हालाँकि सिर्फ़ 2 तक पढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने प्रेमचंद प्रेमचंद और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, अन्नपूर्णा देवी, मतलब वो बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ चुकी हैं और उन्हीं की देन है कि मेरे पति और मेरे बच्चे सबका रुझान, वो आज भी थोड़ा उनका दिमाग थोड़ा-सा डिसबैलेंस है, लेकिन आज भी वो एक धार्मिक पुस्तिका आती है कल्याण, वो आज भी उसे पढ़ती हैं। और बहुत साहित्य के प्रति रुचि अगर आप कहेंगी तो मैं अपने सासू माँ को मानूँगी और मैं अपने पति को, क्योंकि ये लोग हमेशा पढ़ते हैं। मुझे यहाँ आने के बाद स्वामी विवेकानंद की पुस्तक और ये उनके गुरु जो थे, थोड़ा नाम मुझे स्लिप हो रहा है, रामकृष्ण परमहंस जी की के बारे में जानकारी, उनके बारे में पुस्तक, और महादेवी को तो मैं शुरू से पढ़ती थी, प्रेमचंद जी के बारे में, और प्रथम प्रतिश्रुति मैंने यहाँ पढ़ा जो कि आशापूर्णा देवी जी ने लिखा था। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो मैं अपने यहाँ पे आने के बाद मुझे साहित्य से लगाव हुआ और साहित्य के प्रति प्रेरित मुझे मेरे पति ने मुझे लिखने के प्रति प्रेरित मेरे पति ने किया। तो प्रेरणा स्रोत बहुत तो लिखने के लिए तो मैं उन्हीं को मानूँगी और ऐसे तो मैं महादेवी वर्मा जी को शुरू से मानती हूँ।
बहुत प्यारी थी। तो मैम हम ये चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आज के जो युवाएँ हैं, खासकर जो जी, छोटे बच्चे हैं, वो शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते ही रहते हैं। अब तो सारा विषय हमें अंग्रेजी में ही पढ़ना होता है, एक हिंदी ही है बिल्कुल, जो हम बिल्कुल। हिंदी में पढ़ पाते हैं। तो जी। वैसे बच्चों को साहित्य में आने पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अक्षरों का, मात्राओं का काफ़ी गलतियाँ उन्हें देखने को मिल रही है। जी, तो जी। इस पे आप उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, देखिए पहले तो जो कहा जाता है ना कि हम लोगों के उसमें कहते हैं हमारे समाज में कि प्राथमिक पाठशाला जो होती है वो घर होती है और बिल्कुल, प्रथम अध्यापिका जो होती है वो माँ होती है। तो ये चीज़ें माँ को ध्यान रखनी चाहिए। आप ठीक है, अंग्रेज़ी भी बुरी वो नहीं है, लैंग्वेज भाषा बुरी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। आने के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको हिंदी भुलानी है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम अपनी मातृभाषा को बोलकर आजकल तो आपने जो जैसा कहा कि हिंदी लोग बोलने में शर्माते हैं, पर बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आप हिंदी बोलने में शर्माएँगे, तो आप हिंदी लिखेंगे कहाँ से? और बिल्कुल, जो बिल्कुल। चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ भाव ऐसे होते हैं कि जो हम हिंदी से ही उसे वो भाव हम प्रकट कर सकते हैं। आप इंग्लिश में वो कई भाव नहीं प्रकट कर सकते। कि ठीक है, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल पढ़ाइए क्योंकि समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है और समय के बिल्कुल, साथ सबको चलना चाहिए। लेकिन आजकल की माताओं को आप ध्यान देंगी, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है। आप ध्यान देंगी कभी, तो बच्चे को इंग्लिश मीडियम में उन्होंने उन्होंने एडमिशन करा दिया और अपने क्या बोल रही हैं, बेटा वाटर ड्रिंकिंग, ईटिंग, फूड ईटिंग। अरे! ये क्या है? आप स्पष्ट बोलिए कि बेटा खाना खाओ, बच्चा भी उस तरह से समझेगा। पानी पियो, कम हियर, गो देयर नहीं, आप उसे बुलाइए। बच्चों को घर से वो हिंदी बोलना सिखाएँ, तभी हमारी हिंदी को एक विशेष उसका जो कि स्थान है, वो मिल सकता है। अन्यथा कोई चारा नहीं है। वो इंग्लिश भी नहीं बोलते, हिंदी भी नहीं बोलते, दोनों मिला के वो हिंग्लिश बोलते हैं, जिसका कोई मान्यता नहीं। तो बस यही है मेरा कि अगर आपको साहित्यकार बनना है, तो आपको बिल्कुल, हिंदी में पारंगत होना होगा। बिल्कुल। तो बहुत ही प्यारी चर्चाएँ हम लोग कर रहे हैं और काफ़ी विषयों पे मैम ने अपनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो मेरा अंतिम सवाल होगा मैम से कि मैम आज के समय में काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म खुल चुके हैं। जहाँ जी, देखिएगा आप सोशल मीडिया पे तो इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, उसमें युवाओं को ख़ासकर युवाओं को ही नहीं, वरिष्ठों को भी काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं, जिसके कारण वो कई संस्थाओं के नाम पर, जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, उनके चक्कर हुँ, में हुँ। फँस कर उनका शोषण कर लिया जा रहा है। तो ऐसे में जी, आप जी, क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग कैसे सतर्क रहें, वैसे पटलों पे जाने से, कैसे बचें? जी। देखिए, पहले तो मैं सब सर्वप्रथम ये आपकी मुँह देखी नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले तो हुँ। आपको बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं आपके पटल से जुड़ी और क्योंकि मैं मुझे जो भी जानकारी होती है, वो मैं आपसे लेती हूँ और आप मुझे एक उचित जानकारी देती हैं। मेरी एक बहुत अच्छी सहयोगी और मित्र के तौर पर आप मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन करती हैं। मार्गदर्शन मैं इसलिए कह रही हूँ, आप उम्र में ज़रूर छोटी हैं, लेकिन अनुभव में आप इस क्षेत्र में आप मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं। इसलिए मैं सबसे पहले तो आपको आभार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। फिर इसके बाद मैं यही कहना चाहती हूँ युवाओं को कि आप लिखिए, ये नहीं है कि आप नहीं लिखिए। आप लिखिए और कभी-कभी आप लिखते रहिए और पटलों के अगर कोई पटल देखिए कोई पटल तो ऐसा नहीं है कि जो एकदम कुछ सहयोग तो ज़रूरी है।
कुछ हुँ, सहयोग तो बिल्कुल, ज़रूरी है। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा सहयोग अगर आपको माँग रहे हैं, तो वो पटल फिर ठीक नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा सहयोग माँगना मीन्स ये तो व्यवसाय हो गया। और बिल्कुल। आप अगर छोटे-छोटे पटलों से भी जुड़ेंगे ना, तो अगर आपकी रचना सबसे बड़ा पटल तो आजकल देखिए इंस्टाग्राम हो गया है, फेसबुक हो गया है, उसमें कई ये आपके जो ग्रुप्स हो गए हैं, उसमें भी कई पटल कार्यरत हैं, लेकिन ये पहचान तो आपको जो है खुद करना पड़ेगा क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला मट्ठा भी छाछ भी फूँक फूँक के पीता है। तो मेरा यही हुँ, कहना है कि आप अति उत्साह में ठीक है, आपके पास धन है, राशि है, लेकिन आप अति उत्साह में मुझे ये सम्मान मिल जाए, वो सम्मान मिल जाए, पहले आप वो देखिए कि आप उस सम्मान के योग्य हैं। जिस सम्मान के लिए आपको बुलाया जा रहा है, पहले आप देखिए कि उस सम्मान के योग्य हैं। अगर आप योग्य हैं, तो वो सम्मान आपको पटल द्वारा निःशुल्क देना चाहिए या फिर छोटी-मोटी राशि भई व्यवस्था में लगने के लिए छोटी-मोटी राशि को अगर छोटी-मोटी राशि का सहयोग है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी राशि बिल्कुल, है, तो ये तो वही हो गया कि ये सम्मान आपने खरीदा है अपने लिए और उस खरीदे हुए सम्मान का कोई महत्व नहीं होता है। आज मैं अगर बिल्कुल, 10,000 दे दूँ किसी संस्था को, तो मैं अपने पीछे कई बैनर, कई पोस्टर और कई सारे मेडल यहाँ लटका सकती हूँ। लेकिन वो मेरे लिए किंचित मात्र भी महत्व के बराबर एकदम बिल्कुल, महत्वहीन। क्योंकि मैं अपने आप को जान रही हूँ कि मैं किस तरह की रचना लिखी और कभी-कभी कोई एक रचना आपका मील का पत्थर हो जाता है कि आपको खुद आप लिखते रहिए, आप अपनी रचना बेचिए मत। ये इस तरह से शुल्क देकर बिल्कुल, करना तो भाई बेचना ही है, तो आप अपनी रचना बेचिए मत। क्योंकि ये आप बहुत लगन से इसको लिखते हैं, ये आपकी मेहनत है और आपकी मेहनत आज नहीं तो कल, कभी-कभी, कभी न कभी कोई अगर उचित मिल गया, हमारी मुस्कान जी जैसा मार्गदर्शक, तो हाँ जी, निश्चित है कि आप एक उचित पटल को प्राप्त करेंगे और मुझे तो भाई आप मिल गई हैं, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इस तरह से कहीं भी किसी के भी झांसे में आप अपनी पहुँच देखिए कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आपकी पहुँच वहाँ तक है, तो आपको निःशुल्क बुलाया जाएगा। आपको शुल्क देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम वहाँ तक मेरी पहुँच नहीं है, तो आपको शुल्क दे के ही वो फिर वो सम्मान आप खरीद रहे हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है, आपके आने वाले जीवन में। तो बिल्कुल, इसका युवा बहुत ही प्यारा भाई-बहन ज़रूर संदेश। ध्यान रखें। जी, बिल्कुल, बहुत ही प्यारी-सी सीख दी है आज रंजना मैम ने और सारे साहित्यकारों को। क्योंकि आज के जी, समय में बहुत जगह ऐसा होता है कि आप अपनी सम्मान को खरीद सकते हैं और आपको ऐसे-ऐसे सम्मान मिलेंगे, जिनको देख के आपको लगेगा कि ये बहुत गर्व का क्षण है, लेकिन वो गर्व का नहीं, वो हुँ, शर्म का क्षण होगा। और बिल्कुल, बहुत ही ख़ास बात बताई है रंजना मैम ने इस दरमियान कि आपको अपनी रचनाओं पर खुद पे गर्व करनी चाहिए कि आपने एक रचना लिखी है और उस रचना को जब आप लिखते हैं तो कहीं न कहीं आपको एक ऐसा ज़रूर मार्ग मिलेगा जहाँ पे आप अपनी बातों को सही तरीके से प्रस्तुत कर पाएँगे और कहीं न जी। कहीं ज़रूर ईश्वर एक राह बनाए रखता है और आपको वहाँ से हाँ, हाँ। पहचान मिलेगी और उस पहचान से आप फिर लगातार नए-नए मंचों पे जाएँगे, लगातार नए-नए सम्मान को पाएँगे। तो बहुत ही जी, अच्छा जानकारी दी है मैम आप हमारे युवाओं को। अब इस जी, बीच हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो पहला जैसे कि आप रचनाएँ तो लिखी होंगी, लेकिन जब आपकी पहली प्रस्तुति हुई होगी जी, मंच पर, तो उस समय जी, आपके दिमाग में क्या सब चल रहा था? और आपने जब प्रस्तुति दे दी, उसके बाद से जी, आपके हाँ। मन में क्या चल रहा था? ये अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी, देखिए जैसा कि मैंने आपके साथ ही मंच साझा किया था, ये मेरा सौभाग्य बिल्कुल, है और हमारा मिलना भी पहली बार हुआ था वहाँ पे। तो मैं बिल्कुल, पहली बार ऑफ़लाइन मंच पे गई थी, तो मुझे घबराहट तो हो रही थी
और लेकिन आप अनुभवी थी, आपने मुझे ढाँढस बंधाया कि अरे कोई नहीं हो जाएगा सब। तो मैंने भी ये सोचा कि नहीं अगर आप कह रही हैं, तो ज़रूर हो जाएगा। और फिर मैं थोड़ा घबराहट में ही जो अभी मैं आपको गंगा गाँव और गायत्री के बारे में मैंने जो रचना सुनाई है, वो मेरी पहली रचना अ, ऑफ़लाइन मंच पे थी। मंच पे मैंने प्रस्तुत किया था उसे और उसके बाद जब मेरी तस्वीर अखबारों में आई, तो मुझे बड़ी सुख की अनुभूति हुई और मुझे ये लगा बिल्कुल, कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ और मैं बहुत ही उत्साहित थी और आज भी उत्साहित हूँ। लोगों का मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, मेरे घर वालों का मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, जैसा कि मेरे बच्चे अपनी जॉब कर रही हैं, उन लोगों ने भी मुझे प्रोत्साहित किया। मेरे पति तो जैसा मैंने बता ही दिया कि वो बराबर प्रोत्साहित करते हैं। तो मुझे यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा और बहुत अपने अंदर ये लगा एक कहते हैं ना कि मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं मैं ऐसा कर सकती हूँ और आज मैं फिर उसी बिल्कुल। पद पे चल रही हूँ और आप लोगों के सामने हूँ प्रस्तुत। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जब मैम ने अपनी वाराणसी में रचना सुनाई थी, तो काफ़ी लोकप्रियता इन्होंने हासिल की थी और कई लोगों के दिलों में जगह भी बनाई थी। और जैसा कि आप सभी सुन चुके हैं अभी तक इनकी दूसरी 2 रचनाएँ, तो चलिए एक तीसरी रचनाएँ भी सुनते हैं और फिर मैम से और ख़ास बातें करेंगे। तो रंजना जी, हम चाहेंगे कि आप अपनी एक और रचना हमारे दर्शकों के बीच प्रस्तुत करें क्योंकि आप नई-नई अभी साहित्यकार आई हैं, पिछले वर्ष ही आपने लिखना शुरू किया और तब से आप लिख रही हैं और काफ़ी अच्छा आप योगदान दे रही हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। तो आपसे प्रेरित होके हुँ, कई जो महिलाएँ हैं, कई युवाएँ हैं, वो भी प्रेरित होंगे और साहित्य में आगे बढ़ेंगे। तो आप अपने जी, रचना के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित जी। करें और उन्हें भी कुछ अपनी रचना सुनने का मौका भी दें। जी, देखिए मैं जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ कि ससुराल मेरा मिर्ज़ापुर में है और मिर्ज़ापुर की बिल्कुल, कजरी विश्व प्रसिद्ध है। तो कजरी हमारे यहाँ का लोकगीत है। तो मैंने कजरी लिखा है एक, तो आइए मैं कजरी पहले सुनाती हूँ और बिल्कुल। हुँ, ये मिर्ज़ापुरी कजरी है, ये स्वरचित है मेरी। पिया जी, झुलवा झुलावा तनी दिल से अइला मुश्किल से ना। ये नायिका अपने नायक से कह रही है जिसे बहुत बुलाने के बाद वो आया है तो अच्छा, अ, वही हाल मनुहार है नायक नायिका का। पिया झुलवा झुलावा तनी दिल से अइला मुश्किल से ना। झुलवा नावनी मडार आयल सावन का बहार। झुलवा नावनी मडार आयल सावन का बहार। झूलिया दिलदार मिल जुल के अइला मुश्किल से ना। पिया झुलवा झुलावा तनी दिल से अइला मुश्किल से ना। हमके झुलवा तू झुलावा कौनो कजरी भी सुनावा। हमके झुलवा तू झुलावा कौनो कजरी भी सुनावा। कौनो कजरी भी सुनावा तनी दिल बहलावा गीतिया गाय के झुलवा झुलाए के ना। पिया झुलवा झुलावा तनी दिल से अइला मुश्किल से ना। हमके झुलवा तू झुलावा बीड़ा पान के लगावा। हमके झुलवा तू झुलावा बीड़ा पान के लगावा। ओ मन के सर डलवावा कश्मीर के अइला मुश्किल से ना। पिया झुलवा बहुत बेहतरीन। झुलवा तनी दिल से अइला मुश्किल से
जैसा कि गांव में जब सावन चढ़ता है तो लड़कियों की बहार आ जाती है। यहाँ ससुराल से विदाई करवा के मायके आती हैं लड़कियां। चढ़ल सावन के बुखार, झूला पड़ल द्वार द्वार। चढ़ल सावन के बुखार, झूला पड़ल द्वार द्वार। बहिन बिटियन से गांव गुलजार बा, सावन का बहार बाना। बहिन बिटियन से गांव गुलजार बा, सावन के बहार बाना। पिया झुलवा झुलवा तनी दिल से, अइला मुश्किल से ना। हमके मेहंदी तू लगईता छोटकी ननद से पिसौता। हमके मेहंदी तू लगईता छोटकी ननद से पिसैता। अपने हाथ रच देता काटा कील से, अइला मुश्किल से ना। पिया झूला झूलावा हमके दिल से, अइला मुश्किल से ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति, बहुत ही बेहतरीन। इतनी सुरमधुर आवाज में आपने इतनी लाजवाब प्रस्तुति दी कि मुझे मन कर रहा था कि मैं आप गाते रहे और मैं थोड़ी सी झूम लूं, थोड़ी सी नाच लूं। इतनी बहुत बेहतरीन, इतनी बहुत लाजवाब प्रस्तुति, बहुत ही पसंद आया बहुत आपकी बहुत रचनाएं। धन्यवाद। और काफी जी खास बातचीत हमने आपसे की, काफी आपके बारे में जाना और कई साहित्यिक जो चीजें अभी चल रही हैं उस पे भी आपसे चर्चा हुई। तो अंतिम जी आपसे यह प्रश्न रहेगा कि आज के जी युवाओं को आप क्या संदेश जी। देना चाहेंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से? देखिए क्या है ना कि युवा आजकल बहुत समझदार है। और बिल्कुल, देखिए किसी के अनुसार सबका दृष्टिकोण अलग होता है। और आप किसी के अनुसार किसी को लिखने के लिए नहीं कह सकते। सबकी अलग अलग विधा नहीं, होती है अपनी। बस आज के युवान को यही ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो हिंदी की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आजकल के युवा भाई बहनों को, बच्चों को सर्वप्रथम तो हिंदी की ही ठीक से जानकारी नहीं है। तो अगर आप कोई भी साहित्यकार आप बन रहे हैं तो आपको पहले सर्वप्रथम जो क्लास है, आपको हिंदी पूर्ण रूप से शुद्ध आनी चाहिए। और दूसरी बात, आप सामाजिक दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। आपकी रचनाएं अगर सकारात्मक होंगी तो वो दूर दूर तक पहुंचेंगी। नहीं तो अगर एक भी नकारात्मक दृष्टिकोण से अगर आप रचना लिखते हैं तो आप उसमें फंस के रह जाएंगे। और फिर आगे की बहुत सारी बाधाएं आपको उत्पन्न होंगी आपके लेखन में। और दूसरी बात की देखिए रचना ऐसी हम कहते हैं ना कि लेखक का दिमाग ऐसा होता है, मन ऐसा होता है कि अगर वो वृक्ष पे एक पक्षी बैठा हुआ है ना तो उसको भी देख के वो बहुत ही सुंदर रचना कर देगा। जैसा कि आप महादेवी वर्मा का की बिल्कुल, रचना गिल्लू पढ़ चुके होंगे, जो कि एक गिलहरी के बारे में उन्होंने लिखा है। बिल्कुल, बिल्कुल, उनके बागवानी में एक गिलहरी रोज आया जाया करती थी। वो उसकी एक एक क्रियाकलाप को ध्यान देती थी और उस पे वो रचना आज महादेवी वर्मा, खैर उनकी तो बहुत सारी रचनाएं मील का पत्थर है, लेकिन वो रचना मील का पत्थर हो गई। और इस तरह से अगर आपकी भाषा सरस होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपका स्वभाव सरल होना, बहुत ही सरल होना चाहिए। बिल्कुल, अगर एक कवि हैं तो आपको सहृदय होना चाहिए। सामाजिक कार्यों में भी, सामाजिक कार्य कई चीजें ऐसी है कि सामाजिक सरोकार पे लोग लिखते हैं। तो आप जब तक समाज में उतरेंगे नहीं, आप लोगों से बातचीत करेंगे नहीं, तो आप क्या सामाजिक सरोकार पे लिखेंगे? कोई भी एक रस, बिल्कुल, हालांकि अगर आप कवि या लेखक बनना चाहते हैं या बने हैं तो आप हर रस पे रचनाएं लिखिए। श्रृंगार रस पे लिखिए, वीर रस पे लिखिए, वैराग रस पे लिखिए।
भक्ति रस पे लिखिए, वात्सल्य रस पे लिखिए, और इस तरह से कई सारे रस हैं। करुण रस पे लिखिए। आप जो भी हो, सिर्फ एक को पकड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप रचनाएं जो करिए, वो सब रस पे आप रचनाएं लिखिए, एक न एक दिन, और आप अपनी रचनाएं साझा करते रहिए। एक न एक दिन अगर किसी के नजर में आपकी रचना पहुंची, तो वो फिर बैक करके आपकी सारी रचनाओं को देखेगा। सिर्फ एक रचना की बिल्कुल। देरी है, जो कि आपको अर्श से फर्श से अर्श पे पहुंचा देगा। तो आप कुछ चीजों का ध्यान रखिए, आप बहुत आगे पहुंचेंगे। रंजना मैम, मैं आपके बारे में क्या कहूँ? आप ऐसे-ऐसे वाक्यों में बहुत ऐसे-ऐसे शब्दों का बात कह रही हैं जो बहुत गहराई रखती हैं। और वाक़ई में मेरा भी ये अनुभव है अब तक का कि आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हैं। नहीं, आप अपना काम करें, और जब अपना आप काम बस करते हैं ना, तो एक ना एक दिन आपकी पहचान ऑटोमैटिक बन जाएगी। आपकी उम्र कम बिल्कुल, है, ज़्यादा है, कोई भी आज के समय में ये मैटर कोई नहीं नहीं, करता है किसी के लिए। मैटर बिल्कुल करता नहीं, है आपका काम, आपकी बस सूझबूझ, आपका अनुभव, आपका व्यवहार। सबसे अच्छी बात बताई है मैम ने कि स्वभाव आपका सरल होना चाहिए, सामाजिक घटनाओं को आप जानते हो, ठीक है? अगर ऐसा ना होता तो शायद आज राजनीति पे इतना कटाक्ष ना होता। क्यों? क्योंकि बिल्कुल, राजनेता बनने के बाद वो लोग जानते ही नहीं है कि उनकी जनता कैसे है और कैसे नहीं है। तो नहीं इसलिए है। इतनी कटाक्ष होती है। अगर आप लेखक हैं या लेखिका हैं और आप समाज के बीच में रह रहे हैं, तो सामाजिक घटनाओं जी, से ज़रूर अवगत होंगे। और जब आप उन पे जी, रचनाएँ लिखेंगे और आपकी जी, एक रचना अगर किसी को भी पसंद आ गई, तो बिल्कुल जैसा मैम ने बताया कि वो आपकी सारी रचनाओं को पढ़ेगा, देखेगा, और फिर वो आपसे ज़रूर एक बार ना एक बार जुड़ने का या मिलने का प्रयास करेगा। तो बिल्कुल। सबसे जी, ज़रूरी जी, है आपका सीखना, आपका उसमें लगातार सक्रिय होना, ना कि है ना जी, अकड़ पाल लेना कि मैंने इतनी रचनाएँ लिख ली हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ़ आपके अंदर घमंड आएगा। और जैसा कि मैम ने पहले ही बताया था कि अगर जिस दिन हम लोग ये सोच लिए कि हम ना साहित्य में तो एकदम बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत रचनाएँ लिख ली है, उस दिन आपकी जो चाहत है, वो खत्म हो जाएगी, और जब चाहत खत्म हो जाएगी, तो फिर आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपकी नहीं, सारे बातों में बहुत गहराई थी। तो अंतिम अब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कह दें, क्योंकि हमारे दर्शक आपको 53 मिनट से लगातार सुन रहे हैं और आपकी जी, वीडियो को इतना प्यार भी दे रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, बहुत-बहुत आभार, जो मुझे पटल के उस पार देख रहे हैं। सभी का हाथ जोड़कर करबद्ध अभिनंदन और अभिवादन है, और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे यहाँ पे जोड़ा, जिससे कि मैं अपनी कुछ बातें रख पाई हूँ। और बस दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर उसमें कोई भी मेरे साहित्यकार भाई-बहन, बच्चे हों, तो आप सहृदय रहिए, आप एक-दूसरे से जुड़े रहिए, सामाजिक सरोकार में लगे रहिए, और बहुत ज़्यादा राजनीतिक चीज़ों पे कटाक्ष ना करिए। कुछ ऐसे हों जो बिल्कुल। सीमा में बंधे हुए हों, क्योंकि आजकल राजनीति बहुत ही गंदा क्षेत्र हो गया है। और आप हुँ, अगर उसपे खुल के कुछ भी कहते हैं, तो वो फिर आपको पीड़ादायक ही महसूस कराएगा, वो आपको कभी भी जो है सुख नहीं देगा। तो इसलिए कुछ इन हुँ। चीज़ों से बचिए, और आप सभी मुझे इतनी देर तक झेल रहे हैं, इसके लिए मैं अरे! करबद्ध प्रणाम करती हूँ, और बहुत-बहुत आभारी हूँ आप सभी का। तो हमारी बिल्कुल। अनुभवी मुस्कान जी को बहुत-बहुत सहयोग करिए, और मुझे भी ऐसे ही आशीर्वाद प्रदान करते रहिए कि मैं फिर दोबारा आप लोगों से ज़रूर मिलूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मैम। और झेलने की बात नहीं है और निवेदन की भी बात नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमारे तमाम दर्शक आपको खूब सारा प्यार देंगे, और जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं वो आशीर्वाद भी देंगे। तो हम आप सभी जी, से यही बिल्कुल, चाहेंगे कि बिल्कुल। इस वीडियो को बहुत-बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग रंजना मैम से जितनी बातें किए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं और साहित्यकारों तक पहुँच पाए। इसके साथ ही जी, आप सभी इस वीडियो को इतना लाइक और कमेंट करें कि हम लोग जल्द ही रंजना मैम की दूसरा इंटरव्यू भी ले पाएँ। तो चलिए अब आप सभी से अलविदा लेते हैं।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए साहित्यकार के जीवन परिचय के साथ। तब तक आप बहुत-बहुत सभी को धन्यवाद। मेरा नमस्कार, धन्यवाद। आभार, बहुत नमस्कार।